एक अयोध्या जहाँ 500 साल से राम मंदिर नहीं बन पा रहा था, एक आदमी ने राम मंदिर बनवा दिया। अबे तुमने अयोध्या में करवा दिया, बताओ क्या करें ऐसे देश वालों का। जयचंदों की कमी नहीं रही कि इस देश में कभी भी। जयचंद पहले भी थे मुगलों के टाइम पे, जयचंद अंग्रेजों के टाइम पे भी थे, और जयचंद आज भी हैं और कल भी रहेंगे। सुधरना है तो हमको सुधरना है। अगर हम नहीं सुधरे ना तो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो बेचारी बहुत परेशान होंगी। इसकी जो राजनीति है जाति धर्म पर टिकी हुई है। जाति धर्म पर टिकी हुई है, क्योंकि 75% देश गाँव में बसता है मेरा, और वो सारा पूरा गांव का जो इलाका है, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, वो सब जातियों में बटा हुआ है। उसको बड़ा मुश्किल है निकालना। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ भाई कि अगर हम अभी भी नहीं सुधरे ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि आज जो इजराइल में हो रहा है ना वो हमें भुगतना पड़ेगा। क्यों, हमें क्यों भुगतना? हमें इसलिए भुगतना पड़ेगा, इजराइल ने, ये सारे ईरान फलाने ढिकने सब पारसी देश थे। अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो किसी ने, सारे मुगल देश बन गए। 50 से ज़्यादा देश हो गए मुगलों के। कैसे हो गए? अभी कितने टेक्निकल रूप से ये लोग आ रहे हैं, किसी इलाके में बसते हैं, जनसंख्या बढ़ाते हैं और देश को अपना बना लेते हैं, इस्लामिक कंट्री घोषित हो जाते हैं। हम आज एक सबसे बड़ा देश हिंदू देश, हम अपने आप को घोषित नहीं कर पा रहे हैं कि हम हिंदू देश हैं। बताओ, दुर्भाग्य देखो, ये 50 कंट्री इस्लामिक बना के बैठ गए हैं, और हम आज एक हिंदू देश को, जो मेजॉरिटी में है अभी फ़िलहाल, 50 साल बाद नहीं रहेगा, 50 कह रहा हूँ मैं तो, वो भी ज़्यादा कह रहा हूँ। मेरे जब बच्चे बड़े होंगे तो वो नहीं कह पाएंगे, वो माइनॉरिटी में कहलाए जाएंगे। आज से 20 साल बाद देखना आप, 1 दशक लगता है इनको। बस समझना पड़ेगा हमको इनकी स्ट्रेटेजी, समझना पड़ेगा हमको इनकी मदरसे की भाषा, समझना पड़ेगा हमको इनकी कुरान की भाषा, समझना पड़ेगा हमें इनके फतवे, सब कुछ समझना पड़ेगा। तो आज इजराइल की बात, आज इजराइल पूरा घिरा हुआ है इस्लामिक कंट्री से। लेकिन मुझे इतना गर्व होता है इजराइल बोलने पे भी कि एक देश जो टक्कर ले रहा सबसे, क्योंकि उसे पता है अगर टक्कर नहीं ली ना तो ये खा जाएंगे। अगर मैं नहीं हमला करूंगा ना तो ये लूट के ले जाएंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे। मैं फ्रांस जाता हूँ बहुत बार सर, ये ऐसी कंट्री है यूरोपियन, इन्होंने क्या करा, पहले बुलावा दिया, आओ आओ आओ, और आज जाओ, पर वो नहीं जाने को राजी। पेरिस इतना सुलगा आज भी सुलग रहा है। एक टीचर को पेरिस में केवल इसलिए गला काट दिया उसका, उसने मोहम्मद साहब का चित्र केवल उस पर दिखाया था बस क्लास में। एक क्लास के स्टूडेंट ने अपने टीचर का गला काट दिया इस बात पे। सोचो कितने कट्टरवाद में ये लोग जी रहे। आज पूरा यूरोप जल रहा है। आज वही गलती सेम हम कर रहे हैं, वही गलती सेम हम कर रहे हैं। एनआरसी ला रहे थे अपने अमित शाह जी, पूरा भारत सड़क पे खड़ा हो गया यार। और मैं कहता हूँ चलो मुसलमान खड़ा हुआ, वो समझ में आ गया मुझे। अबे तुम हिंदू कैसे खड़े हो गए उनके साथ, तुम सिख कैसे खड़े हो गए उनके साथ, तुम्हें नहीं पता है आगे क्या होने वाला है, एनआरसी क्यों आ रहा है, सबको पता है। उससे अल्पसंख्यकों के हित प्रभावित होते ना सर। मुझे एक बात बताओ, हित क्या जो बहुसंख्यक है उसका नहीं होना चाहिए? नहीं, सबको बराबर होना चाहिए ना। ये 2200 रियाल जो मिलते थे एयरपोर्ट पे, वो क्यों मिलते थे? क्या 4 धाम की यात्रा हिंदू नहीं करता है, उसको क्यों नहीं मिलने चाहिए? केवल हज की यात्रा पे 2200 रियाल मिलने चाहिए? अगर हक होगा तो सबका बराबर होगा ना। आप शॉपिंग के लिए आपको 2200 रियाल दिए जाएंगे? कौन देता था? कांग्रेस की सरकार ने दिए हैं सर अब तक। ये अब जाके बंद हुए जब मोदी सरकार आई है। मोदी सरकार ने बंद की है वो रियाल की शॉपिंग। किस बात की? तुम कोई मेरे देश के लिए दुआएं मांगने जा रहे हो क्या वहां पे? तो 4 धाम पर आपको पैसा क्यों नहीं मिलना चाहिए? अमरनाथ पे पैसा क्यों नहीं मिलना चाहिए? उस पर सब्सिडी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हज पे क्यों सब्सिडी मिलेगी? क्यों वक्फ बोर्ड सारी जमीन ले लेगा? आज वो जब वक्फ बोर्ड को जब हटाया जा रहा है, अब जमीनें ली जा रही हैं वापस, अब इनके मिर्च लग रही है। अब जब देश गुलाम हुआ था, मंदिरों को तोड़ के देश गुलाम हुआ था, शिक्षा को खत्म करके, आज बिल्कुल ऐसे चल रहा है चक्र। देश आजाद हो रहा है मंदिरों को बना के, देश आजाद हो रहा है शिक्षा नीति को दोबारा से बहाल करके, देश आजाद हो रहा है गलियों सड़कों के नाम बदल के। शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम होना चाहिए ना। मंदिरों से थोड़ा ही देश विकसित होगा। अगर आपको पता है मंदिर कितने अस्पताल चला रहे हैं?
ऑलमोस्ट हर बड़े मंदिर के अंदर अस्पताल चल रहा है सर, और फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। आप ये कह दो कि मंदिर से क्या फायदा है, मैं 1000 फायदे गिरा दूंगा। आज वो अयोध्या है जहां अयोध्या के लोग मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर जा जा के काम करते थे, आज वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि पता है जो आदमी 100 रुपये कमा रहा था दिन के, आज वो 2000 रुपये कमा रहा है, केवल मंदिर की बदौलत। एक मंदिर ने कितने लोगों को मतलब रोजगार दे दिया, कितने लोगों को, एयरपोर्ट आ गया, रेलवे स्टेशन आ गया, आज लोग यात्राएं करने लगे, कितने हजारों दुकानें खुल गई, रिक्शे चलने लगे, फ्लाइटें चलने लगी, बसें चलने लगी, कितना कुछ, कितना प्रसाद में हर जगह से रोजगार मिल रहा है यार। आप कहते हो मंदिर क्या नहीं देता, मंदिर तो सब कुछ दे रहा है, पहले नहीं दिया क्या? मंदिरों से तो ये देश चला है और मंदिर ही देश को चलाएंगे। अगर ये मंदिर टूटे ना तो ये देश गुलाम हो जाएगा। आज एक आदमी आया मंदिर बनाने वाला, तो ये देश आज़ाद हुआ है वास्तव में। 800-1000 साल के बाद ये जो देश आज़ाद हुआ है वो अब हुआ है। एक आदमी, मैं कह रहा हूँ, जो द्वारका के समुद्र में जाके, द्वारका नगरी में जाके, वो देखो नीचे जाके प्रार्थना कर रहा है, वो बनारस की गंगा में जाके और मटका लेके, और वो कर रहा है यार। और क्या चाहिए, कैसा आदमी चाहिए तुम्हें? सनातन को ऊपर रख रहा है, उसके लिए सनातन सर्वोपरि है। कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? यही तो चाहिए था हमें कि हमारे मंदिर बन जाए, हमें पूजा पाठ करने का आराम से एक मौका मिले। तो यही तो मिल रहा है यार तुम्हें, हमारे बच्चे आराम से घूमें, हम कनॉट प्लेस में चौड़े होके अपन कुछ भी जो हमें कहना वो कह दें। यही कनॉट प्लेस था जहाँ 4 लोग नहीं खड़े हो पाते थे, जहाँ बम फटते थे। आज वो कनॉट प्लेस है जहाँ चौड़े होके लोग और उस मोदी विरोध में नारे लगा देते हैं। सोचो, और कैसा तुम्हें देश चाहिए? बहुत सुंदर देश दिया है। ये सौभाग्य है मेरा कि मैं उस देश में और उसमें टाइम में पैदा हुआ कि जहां मोदी जैसे प्रधानमंत्री मुझे मिले। सौभाग्य है हमारा। कमजोर हो रहे हैं अब तो, चुनाव में इतनी सीटें नहीं मिली है, लोगों का विश्वास डग रहा है। मैं कहता हूं सर, वैसे तो टेक्निकली बता दूं कि लोग ये भी कहते थे कि अब की बार हार जाएंगे, और इन्होंने कितने राज्य जीते? MP जीता, छत्तीसगढ़ जीता, राजस्थान जीता, क्या नहीं जीता? सब जीत लिया था। मोदी जी को लोग समझ ही नहीं पा रहे कि मोदी जी क्या चीज़ है। जो लोग इस बहकावे में ना, जो लोग इस गलतफहमी में कि अरे ये हार जाएंगे वो हार जाएंगे, वही मैं सोचो। अगर शेर अगर शांत हुआ है ना, पीछे हटाए, तो वो लंबी छलांग के लिए पीछे हटाए। आज भी जब चुनाव हुए थे अभी प्रधानमंत्री के, सबसे ज़्यादा सीटें सारे दल एक तरफ और बीजेपी की सारी सीटें एक तरफ, सबसे ज़्यादा सीटें थी। तो ये कैसे कह सकते हो कि देश उनके खिलाफ खड़ा है? पूरा देश उनके खिलाफ। और मैं कह रहा हूँ हरियाणा की बात आ जाए, कितना किसान उनके खिलाफ था? हरियाणा का 1% भी किसान नहीं था उनके सड़क पे मोदी जी के खिलाफ। और टेक्निकली रूप से MSP सबसे पहले कहाँ मिली है बताओ? MSP दी या नहीं दी? MSP सबसे पहले हरियाणा में मिली, पंजाब में क्यों नहीं दी इन्होंने? पंजाब में तो आपकी सरकार है, दे दो MSP सब पे। अबे कितना झूठ बोलोगे तुम लोग, बताओ। सरकार तुम्हारी, तुम MSP नहीं दे पा रहे। अब यहाँ बीजेपी की सरकार है, MSP दे दी, तो अब बताओ कौन जीतना चाहिए? प्रैक्टिकली रूप से तो बीजेपी जीतनी चाहिए। बात MSP पे अड़ी थी ना, MSP दे दी तो जीतनी तो बीजेपी चाहिए। सुरक्षा के मामले में बीजेपी सबसे आगे है, तो बीजेपी को जीतना चाहिए। इकोनॉमी के मामले में बीजेपी सबसे ज़्यादा काम किया है, तो बीजेपी को जीतना चाहिए। हर क्षेत्र में बीजेपी काम कर रही है। सड़कें तुम्हारी बीजेपी ने बनाई, गड्ढे तुम्हारे बीजेपी ने बंद किए, रक्षा तुम्हारी बीजेपी कर रही है, चाहे वो देश की रक्षा हो चाहे वो प्रदेश की रक्षा हो, सबसे ज़्यादा बीजेपी काम कर रही है, तो जीतना तो बीजेपी की चाहिए प्रैक्टिकली। अब आप बहकावे में, कांग्रेस के बहकावे में, अरे बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी क्या कर दिया उनको नहीं पता क्या कर दिया। एक आदमी, मैं 4000 किलोमीटर पैदल चल लिया तो इनको मुख्य प्रधानमंत्री बना दो। मैं इतनी ठंड में पैदल चल लिया तो इनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दो। अबे अगर इतनी ठंड में तुम ही चल पाते तो जैन मुनि सबसे पहले बनने चाहिए। फिर तो वो तो बिना कपड़ों के रहते हैं बड़ी ठंड में, उनको विधायक ही बना दो। केवल तुम्हारी नाक अगर इंदिरा गांधी से मिलती है तो मैं प्रधानमंत्री बना दो। ये कौन सा लॉजिक है कि तुम एक ऐसे खानदान में पैदा हुए, राजमहल में पैदा हुए, केवल इसलिए तुम्हें प्रधानमंत्री बना दो? तुम्हारे पास विजन नहीं है देश को देने का, तुम बता ही नहीं पा रहे हो कि देश को तुम दोगे क्या। एक आदमी मोहब्बत देंगे, प्यार देंगे।
कौन सी ऐसी दुकान है जो खुली है? मुझे दुकान बताओ ना, वो वाली मोहब्बत वाली, जहां ये बट रही है और कितने रुपए किलो बट रही है। मतलब केवल तुमने मुंह चला दिया और तुम्हें देश सत्ता सौंप दे, सब तुम्हारा नाश करवा ले। अभी तुम 50 साल में कुछ नहीं कर पाए यार, 50 साल में तुम नहीं कर पाए। जातिवाद, नफरत फैला दी तुमने जातियों में बांट दिया। मनमोहन सिंह के राज में तुमने ये इसका खेल खेल दिया तुमने, ये अल्पसंख्यक का। तुमने कैसे सिखों को अलग कर दिया, जैनियों को अलग कर दिया, बुद्धिज्म को अलग कर दिया। ये सारे एक ही तो थे। ऐसा इन्होंने एक लॉ पास किया कि हम सब बट गए। पहले मैंने देखा था गुरुद्वारे के अंदर भी मूर्तियां रखी रहती थी सर, और मंदिरों के अंदर गुरुद्वारे होते थे कि सरदार और हिंदू एक साथ पूजा कर रहा है। लेकिन आज इन्होंने ऐसा बांट के रख दिया। पर दुर्भाग्य देखो ना कि ना तो सरदार समझने को राजी है, ना जैन समझने को राजी है। सबने अपनी अपनी प्रेयर बना ली, सबने अपने अपने मूर्तियां लगा ली। जैनी होली नहीं खेल रहा है, जैन दिवाली नहीं मना रहा है, बुद्धिज्म अलग चल रहे हैं। ऐसे बांट दिया इन्होंने हमारे देश को, और हम समझने को राजी मोहब्बत की दुकान तो खोल रहे हैं। जाति जनगणना इसलिए है कि ताकि जो कमजोर लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको। इन्होंने 50 साल में जाति जनगणना क्यों नहीं की? क्यों इस देश को आज ही जरूरत पड़ी? और मैं कहता हूं फिर भी उसके बाद भी देख लो, अमित शाह ने लिटरली आके बोला था जिस राज्य को जाति जनगणना की जरूरत है वो कर ले, कर लो ना, कौन मना कर रहा है? पर नहीं, आपको तो वहम फैलाना, एक ऐसा वो गणना है कैसे भी बस सत्ता हथिया लो। साफ बोला है कि जिसको जाति जनगणना करनी है वो कर लो। अबे तुम जातियों में कब तक बांटोगे यार? मैं कहता हूँ जाति की जनगणना सर, आप किसी लोकल मोहल्ले में जाके पूछना जाति जनगणना करनी है, उसे पता भी नहीं होगा ये होता क्या है। पता भी नहीं है किसी को जाति जनगणना होती क्या है। लेकिन नहीं, एक शब्द बोलना है, उस शब्द को इतनी देर तक बोलना है, इतना तेज बोलना है ताकि वो शब्द लोगों को लगे अरे अरे कुछ तो बात है। यही तो हो रहा मेरे देश में, लोगों को इतना बहका रहे हैं, इतना बहका रहे हैं। पर भाई इतना समझने की ज़रूरत है, जाति जनगणना, मोहब्बत की दुकान, ये प्रोपेगेंडा में मत चलो यार। एक आदमी जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। पहले हम देखते थे इनकी पुश्ते इनकी रईस हो गई यार, चाहे मुलायम सिंह का परिवार हो, चाहे कांग्रेस का परिवार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव का परिवार हो, चाहे स्टैलिन का परिवार हो, चाहे ममता बनर्जी का परिवार हो। एक एक परिवार देख लो आप देख लो, इनकी पुश्ते रईस हो गई और आने वाली 7 पुश्ते तक ये बैठ के खाएंगे। इतना इन्होंने कमा के रख लिया और सबने देखा भी है, जिसकी वजह से ये लोग जेल भी गए। सोचो, दुर्भाग्य देखो कि आप देख भी रहे हो कि जिसकी वजह से जेल जा रहे हैं। और एक तरफ एक आदमी जिसके पूरा भरा परिवार छोड़ के वो देश के लिए चला, 3 बार का मुख्यमंत्री रहा, और आज भी उसके सारे भाई सर वही काम कर रहे हैं जो वो पहले करते थे। एक सिंगल आदमी सरकार में नहीं है, एक सिंगल आदमी ने चुनाव नहीं लड़ा। तो और कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? वो चाहते, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, चाहते तो वो क्या नहीं कर देते अपने परिवार के लिए, पर नहीं किया ना उन्होंने, क्योंकि उनके देश के लिए एक सौगंध खाई थी कि देश के लिए करना है। ये मेरा पैसा नहीं है, मेरे देश का पैसा है, मुझे मेरे देश में लगाना है, मेरे देश को ऊंचा उठाना है। अगर वो आज ऊंचा उठा रहा है, आपको रास नहीं आ रहा है? कैसा देश चाहिए तुम्हें? कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? अबे कितना शानदार प्रधानमंत्री मिला हुआ है यार, बिना खांसी के, बिना बुखार के जीता है वो। एक सिंगल टाइम आपने उसको बीमार नहीं देखा होगा, सोते नहीं देखा, जगते नहीं देखा, काम 18-20 घंटे काम कर रहे हैं यार वो आदमी 74 साल की उम्र में। आपने देखा? अपने माँ बाप को देख लेना 74 साल की उम्र में, पता लग जाएगा कैसे काम करते हैं। ट्रैवल करने में बैंड बज जाती है और वो लगातार ट्रैवल करते हैं। किसी प्रधानमंत्री को इतना चुनाव प्रचार करते हुए देखा है? देश के लिए मरा जा रहा है एक आदमी यार, और तुम लोग समझने को राजी नहीं हो। अबे और कैसा क्या चाहिए तुम्हें? दुर्भाग्य है सर मेरे देश का कि अगर आज भी ये भारत के लोग अगर हम नहीं समझे ना, ऐसी सरकार है कि जो सबको बचाएगी, सबको, प्रेजेंट को बचा रही है और भविष्य को बचा रही है। आने वाले आपके बच्चे सुखी रहेंगे अगर आपने इस बंदे का साथ दिया तो, और उतने ही दुखी रहेंगे अगर इस बंदे का साथ नहीं दिया तो। ध्यान रखना, इसके पीछे इतनी राजनीति चल रही है। अबे पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है उस आदमी को गिराने में। कांग्रेस तो लगी है, ये नॉर्मल है कि वो लगेगी। साउथ से पता नहीं कितने दल लगे हुए हैं यार, 40-50 दल लगे हुए हैं उसे गिराने में। वर्ल्ड लगा हुआ है गिराने में, लेकिन वो आदमी फिर भी टिका हुआ है। ये देखो 74 साल की उम्र में
क्या बंदा है यार, मैं तो समझ नहीं आता कि क्या खाते हैं, क्या करते हैं वो ऐसा। अबे मैं कहता हूँ, जो लोग कहते थे ना कि 10वें अवतार 10वें अवतार, भाई मान लो, हमने बुद्धा को नहीं माना, अब आज मानते फिरते हैं ना, जब वो मर गए फिर मानोगे 50-60-100 साल बाद, अरे एक मोदी जी आए थे, वो थे भाई 10वें अवतार। अबे तुम पे क्या आफत आती है जब तुम लिटरली देख रहे हो, लाइव देख रहे हो एक आदमी को कि वो देश के लिए कर रहा है। एक आदमी जो नवरात्रों में व्रत रख रहा है, किसी ने देखा तुमने ऐसा प्रधानमंत्री जो व्रत रखता है? अबे ऐसे देख लो जो मछली बना रहे हैं, ऐसे देख लो जो चिकन बना रहे हैं, वो तुम प्रधानमंत्री बनाओगे उसको? ये देश की इमेज दोगे आप वर्ल्ड को? ये बताओगे कि सनातन हमारा ऐसा है जो चिकन बनाता है? ये बताओगे सनातन मेरा ऐसा है जो हेलीकॉप्टर में बैठ के और मछली खा के दिखा रहा है कि देखो हाय हाय, मैंने सुबह से शाम तक मैंने कुछ नहीं खाया, अब जाके मैं ये मछली का नाश्ता कर रहा हूं? ऐसे लोग दिखाओगे आप? हैं? ऐसा भारत दिखाओगे? भारत ये है, एक आदमी चिकन खा रहा है और एक आदमी गाय को प्यार कर रहा है। ये है फर्क। इतना भी नहीं तुम्हें समझ में आ रहा यार? मैं इससे आगे और क्या बोलूं यार, बताओ। धन्यवाद, आपने बहुत बोला, धन्यवाद। सफिशिएंट हो गया ना, बहुत बढ़िया से। मंदिर पे आपने बहुत अच्छा उसकी रील कटिंग, 2-3 रील कट